ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गरा पाते हैं। आज से 60 बरस कबल हमारे अजली और बुज़दिल दुश्मन भारत ने हमारी सरहदों पर हमला करके ये ख्वाब देखा था कि वो पाकिस्तान में आएगा और उनके फौजियों का प्लान ये था कि यहाँ पर आके चाय पिएंगे। चाय पिलाने का ख्वाब तो हमने उनका पूरा कर दिया, लेकिन उस वक्त वो इस भूल में था कि हमारे फौजी जवान शायद सरहदों पर मौजूद नहीं है। सरहदों पर चाको चौबन चौकन्ना हमारे जवानों ने वतन का ऐसा दिफा किया था कि आज से 60 बरस बाद भी दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है। और हमने मारूफ बिल्कुल सन 65 सितंबर सुना था, लेकिन हमने मई 2025 देखा। वही रिवायत बरकरार रही, रात की तारीकी में भारत आया और फिर अपने जख्म चाटता हुआ हमारे जवानों के जवाब से वापस पलटा। बिल्कुल, और बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ये अकीदा है कि वतन अजीज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले कभी मरते नहीं हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं। इस पर कुरान पाक क्या खूब फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और यहाँ से जाने वालों को जो शहदा हैं उनको मुर्दा ना कहो, तुम क्या जानो वो हमारे पास किस हाल में है, लेकिन तुम नहीं समझते। आगाज़ करेंगे बाकायदा टेलीकास्ट का, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सोनिया सऊद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, ज़ौजा लायंस नाइक शहीद हैं सऊद दानिश भट्ट। इसके अलावा उनके फ़र्जंद मोहम्मद इर्तिज़ा हमारे साथ हैं। इसके अलावा उनकी बेटी भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इज़ना दानिश। आपकी जानिब भी आएंगे, लेकिन हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो से भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं। एहतशामुल हक हमारे सीनियर पैनलिस्ट हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसके अलावा मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान, हीरो ऑफ सियाचिन ऑपरेशन मचक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर नवीदुर रहमान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। हमारी बचपन की यादें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। आप अल्फा ब्रावो चार्ली में कैप्टन काशिफ का रोल भी आपने प्ले किया था और सियाचिन के आप हीरो भी रहे थे। तो एक तो थोड़ा सा सियाचिन के महाज के बारे में हमें बताइएगा, कैसा जोश था, जज्बा था जब वो वाक़या पेश आया था। फिर इसके अलावा जंग सितंबर हो या ये जो अभी हमने मई की जंग देखी है 10 मई 2025 में, इस तरह के दिन आर्मी में कितनी बड़ी मोटिवेशन का रोल प्ले करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये पता है कि हमारी मुसल्लह फ़ौज 78 से हालत जंग में है। जब रशियन एवोल्यूशन अफ़गानिस्तान में हुई थी और आज तक आप देख लें हमने कितने अपने नौजवानों की कुर्बानियाँ दी। वो कहते हैं कि आज़ादियाँ हमेशा कुर्बानी की कूखों से जन्म लिया करती हैं। और यहाँ आप देखें 3 दिन बाद में एक बच्चे की शादी थी कप्तान की, वो शहीद हो गया जिसका मुझे कार्ड भी मिला हुआ था। 4 दिन के बाद शादी के बाद एक अफसर आया मेजर, वो लाश उसकी घर गई। इस तरह कितने कुआरे बच्चे और कितने वो क्या नाम है अकुलते बच्चे शहीद हुए हैं। उन माओ बहनों बेटियों को देखें, उन्होंने जो ये आज़ादी की लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। इस आज़ादी को रात के उजाले में या गद्दारी करके धोखे से उसने आगे आने की कोशिश की, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे लोगों का मर्दानावार मुकाबला कर सके। मैं बेटा आप लोगों को ये एक बात बताना चाहता हूँ, हम जो हैं हम जुल्फ़िकार के अलमदार हैं और वो तरशोल के रवादार हैं। हम जब भी मैदान जंग में जाते हैं हम वज़ू करके अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। और वो आप देखें गाय माता का गंद खाने पीने वाले लोग हमारे सामने क्या करेंगे जो आप ज़मज़म का वज़ू करके जाएं। हम अपनी वर्दी में ये रिस्क भी है हमारा, ये हमारा कफन भी बनता है। हमें इतना नाज है कि हम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज में सर्विस की है, कर रहे हैं और पाकिस्तान का दफ़ा कर रहे हैं। ये एक लाजवाल कुर्बानी है जो हमेशा कायम रहेगी। और आपको पता होना चाहिए दुश्मन मौत से डरता है, मुसलमान मौत से नहीं डरता। हम ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह के माटो के साथ अपने 313 जंग बदर के जो हमारे मुजाहिदीन हैं उनको रोल मॉडल बना के आगे आते हैं। आप देखें कुरान में कहा गया है शहीद कभी नहीं मरता, उसका रिस्क दिया जाता है, वो आपके दरमियान होता है, आप उसका शोर नहीं रखते। जहाँ तक सियाचिन की बात है, ये 13 अप्रैल 89 को दुश्मन के लामा हेलीकॉप्टर हमारे पाकिस्तान की सरजमीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पे कर रहे थे और उनके तोपखाना हमारी पोस्टों पे जाराना कार्रवाई कर रहा था और जगह जगह फायर करा रहा था। जब हमें आर्डर मिला तो हम भी वहाँ आगे पहुँचे और दुश्मन को आगे रोकने की कोशिश की। चूँकि सियाचिन का जो महाज है वो पंजाब के प्लेन्स की तरह नहीं है, वहाँ नामसायद मौसमी हालात, -40 टेम्परेचर और क्रेविसेस
जबकि दुश्मन की तरफ से स्लोप थी और हमारी तरफ से वर्टिकल अप्रोचेस थी। और फिर हमने दुश्मन का एक मैसेज पकड़ लिया था, वायरलेस सिग्नल मैसेज, जिसमें दुश्मन बार बार अपने हेडक्वार्टर को से नीचे अंडर कमांड यूनिटों को मैसेज पास कर रहा था, हमें ज़ुबैदा और नसरीन को फ़ोटो भेजें जो लड़के वाले को दिखाने हैं। जब हमारे जरखेज़ दिमाग लोगों ने इस मैसेज का नतीजा निकाला तो वो चुमक सेक्टर में एक 2 पोस्टें थी जिन पे वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था और उनका हेडक्वार्टर उनके फ़ोटो मांग रहा था जो कि वो लड़के वाले को दिखाने, यानी कि हेडक्वार्टर को दिखाने हैं। फिर हमने क्या किया कि हम इस तरह वहाँ पहुँचे कि बादलों से ऊपर हमने जाके अपनी पोस्टें कायम की और वहाँ एक पोस्ट जो थी नवी टॉप 22,158 फुट की बुलंदी पे, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी कवर किया है। ये दुनिया की बुलंद तीन पोस्ट है, हमने कायम करके दुश्मन को हैरान कर दिया और उसको वहाँ ही रोक दिया जहाँ वो चला था और उसको न सिर्फ रोका बल्कि उसको पसपा किया। हमारी फायरिंग इतनी जाराना, इतनी ऐबतनाक थी कि बाद में दुश्मन ने फ्लैग मीटिंग के लिए एप्लीकेशन दी GHQ को। सही। वहाँ जब उनका एक ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर आर के नैनावती आया तो हमारे ब्रिगेड कमांडर के सामने आके लिटरली उनके घुटनों को हाथ लगा के कहता है बट प्लीज़ स्टॉप फायरिंग, बट प्लीज़ नो फायरिंग। ये तो उनकी हालत है। अब दूसरी बात ये होती है कि आप देखें ये कारगिल की जंग में उनका एक सिपाही मिसिंग हो गया तो उसको उन्होंने महावीर चक्र दे दिया जो निशान अदर की तरह है। बाद में जब जंग ख़त्म हुई तो जवान गांव में आ गया तो फिर उसको उन्होंने पकड़ के उसका कोर्ट मार्शल किया। ये झूठ के पलंदे हैं। अभी आप देखें ये ऑपरेशन में हमने उनके 3-6 जहाज़ कराए हैं, बाद में उनका एयर चीफ कहता है जी पाकिस्तान के हमने 6 कराए हैं, 3 महीने के बाद स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये झूठ के पलंदे हैं। वो आदमी क्या क्या इन पर यकीन करे। हम प्रोफेशनल आर्मी हैं, हम ना जंग में उनको कभी उनके सोल्जर्स को गाली दी ना मारा। आप देखें कैप्टन शेर खान के बारे में एक जर्नल कहता है जब वो फोत हो रहा था तो उसकी सांसें निकल रही थी तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे और उनका जो जर्नल अपने हाथ से उनके बट पे राइफल का बट उनके सर पे मारा था, जबकि ये इंटरनेशनली कानून के खिलाफ वर्जी है। जब मैंने कैप्टन विजय कुमार को वहाँ गिरफ्तार किया था उसको नहीं मारा था, उसको मैंने कहा नो यू आर इन वेरी सेफ हैंड्स, वी विल नॉट डू व्हाट यू हैव डन विद आवर पीपल्स। और उसको हमने यही खूबसूरती है पाक फौज की भी और हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है। मेजर नवीद रहमान साहब बड़ा खूबसूरत आपने जवाब दिया। अच्छा साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। वैसे तो हमारी मौजूदा नस्ल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अवेयर भी है, लेकिन फिर भी उसे मज़ीद कितना अवेयर करने की ज़रूरत है कि भाई हमारी अफवाज ने किस किस तरह दुश्मन को हमेशा की धूल चटाई है और जिस वतन में आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं उसका दिफा किया। जी जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी एहतशाम साहब। जी जवाब मारूफ देखें, बुनियादी तौर पर तो इसको इस तरह देखना चाहिए कि 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 48 में ये आपने देखा कायद-ए-आज़म मरहूम उस वक्त ज़िंदा थे और उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो अंग्रेज़ था वो, और इन्होंने प्लान किया था कि जी हमने कश्मीर को लेना है। और फिर आपने देखा कि फिर जिस तरीके से बाकायदा फ़ौज पाकिस्तान की नहीं लड़ी थी और जिस अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान से हमारे खैर पख्तूनख्वा पठान थे, इन्होंने जिस तरह लड़के आपने देखा कि हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया था। और उसके बाद से आपने देखा 1 साल के बाद ही फिर हिंदुस्तान को तो बड़ी तकलीफ थी, जिस तरह आज तकलीफ है हारने के बाद। ये आपने मई में जो जंग 4 दिन की हुई थी तो उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की और फिर देखने 18 साल के बाद 65 की वॉर शुरू होती है और रात के अंधेरे में उन्होंने जिस तरह प्लान करके लाहौर आने की बात की और लाहौर में भी उनका ये ख्याल था कि BRB नहर अबूर करेंगे और उसके बाटापुर पुल अबूर करेंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे लाहौर में और जिमखाना में और फिर वहाँ पे हम जश्न मनाएंगे। लेकिन आपने देखा कि हमला तो उन्होंने किया और BBC की रिपोर्टिंग उसी रात को थी कि BBC ने लिखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। फिर उसके बाद दुनिया की तरफ से भी कंडमनेशन आई, कुछ मुल्कों की तरफ से आई, कुछ की नहीं आई, लेकिन बुनियादी तौर पे फिर बात यह कि हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और फिर जिस अगरचे पाकिस्तानी फौज से कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा तैयार नहीं थी, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ सूरत के साथ कहते हैं कि तीनों फौज मुतहर्रिक हुई और उसके बाद आपने देखा ना सिर्फ लाहौर को आपने डिफेंड किया, फिर जिस तरह ईस्ट पंजाब में भरपूर हमले करके पठानकोट में इसी तरह से और जगहों पे उन्होंने आपने देखा ज़मीनी तौर पे भी और अदरवाइज भी उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया। और फिर ये 17 दिन की जंग जो है ना, जिसमें कहा जाता है कुछ लोग कहते हैं कि जी बराबर छुड़ा दिए गए, कुछ लोग कहते हैं हम ये कहते हैं कि हमने जंग जीती थी। और फिर आपने देखा बीच में रशिया आया था, उस वक्त सोवियत यूनियन था और कोसिजिन थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बुलाया अपने लाल बहादुर शास्त्री, वो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, इधर से अयूब खान मरूम थे
वो फिर जाके वहाँ पे मायदा हुआ था ताशकंद में। तो फॉर्मर आपने देखा सो अपना ये जो रियासतें थी अब तो आज़ाद हो गई हैं सेंट्रल एशिया की, ताशकंद शहर बड़ा मशहूर है इस हवाले से, वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी हुई थी। उसके बाद आपने देख लिया मुस्तकिल दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन का माहौल चल रहा है। उसकी बुनियादी वजह मारूफ ये है कि हिंदुस्तान ने आज तक दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। अब जिस तरीके से 92-93 में यहाँ पे आए थे वाजपेयी साहब और उन्होंने कहा था मीनारे पाकिस्तान पे पहुँच के हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, मेरा आना ये साबित करता है कि हम दिल से पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत बन गई है। लेकिन उनके जाने के बाद कहा जाता है कि बड़े विजनरी लीडर थे, उसके बाद कहते हैं कि बड़े छोटे लोग वहाँ पे आ गए, इस तरह की वहाँ पे क़यादत आ गई है जिसमें आप देख लें 4-5 बड़े लोग हैं और साथ साथ आपने देखा मोदी साहब हैं। तो इनका तो वही है कि ये पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, हमने जनाब 100 साल का जश्न मनाना है ये इसी साल में, और पाकिस्तान पे हमला करना है। नतीजतन हमला किया उन्होंने और मुंह की खाई उन्होंने इस जंग में। और आज देख लें कि पाकिस्तान जितने ज़बरदस्त तरीके से दुनिया में रेलिवेंट हुआ है, ECO फोरम हो, उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से चाइना में आपने देखा सारे बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए पीशिंग के कहने के ऊपर, जो प्रेसिडेंट है उनके चाइना के, आपने देखा वहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट भी पहुंचे, पाकिस्तान को बुलाया गया। और जो एक बड़ी आपने देखा मार्कतुल्लाह परेड हुई थी उसमें हिंदुस्तान को नहीं बुलाया गया। तो मोदी साहब घर चले गए और क्रिटिसिज्म आज भी उनके ऊपर हो रहा है कि हिंदुस्तान टोटली आइसोलेट होकर बैठ गया है। तो हमने तो साबित किया है 65 की वॉर में भी हमारी बैरिया बड़ी फौज और हवाई फौज ने जिस तरह कारनामे दिखाए थे, आज भी हमने वो कारनामे दिखाए। बावजूद इस बात के 5 गुना बड़ा दुश्मन हमारा, उसको मुंह की खानी 65 की वार में भी पड़ी थी और अब भी मार पड़ी है। अब यही वजह है कि बुनाए बैठे हैं कि किसी वक्त पाकिस्तान से बदला लें। लेकिन आखिरी बात अच्छी बात है कि जिस तरह कौम यूनाइटेड हुई है, इस पे मौके पे आपने देखा सियासी जमातें हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, सब ने जिस तरह एक होके इस जंग को लड़ा है, तो हिंदुस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया है कि भी नथिंग डूइंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के अहदाफ हासिल करना चाहें तो आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये 65 की वॉर हमें डेफिनेटली याद कराती है 6 सितंबर आज के दिन कि किस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने नाकाम बनाया था हिंदुस्तान के हमलों को, हमारी फ़िज़ाइया जिस तरह लड़ी थी। और अब जो लेटेस्ट मार्का हुआ मई में, उस तरह जिस तरह हमने हमारी अफवाज पाकिस्तान तीनों अफवाज ने एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया यूनिटी का, और जिस तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी, आपने देखे प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह से भी 2-3 दफ़ा निकल चुका है 6 तैयारे गिराए गए। और बड़ी हिंदुस्तान को आग लगती है कि 6 तैयारे, बावजूद इस बात के, आपको पता है जिस तरह से ये लड़ाई हुई थी, डॉग फाइट हुई थी, मैंने खबर ब्रेक की थी कि 6 जहाज गिरा दिए गए हिंदुस्तान के सुबह 4:30 बजे। तो उस वक्त भी आलम यह था कि उनके कोई 75 जहाज थे, हमारे कोई 32-33 बिल्कुल जहाज थे। एहतशाम साहब आप सही कह रहे हैं। और फिर आज हमने देखा जो आज पैगाम जारी किया गया वो बड़ा वाज़ेह था। कहा गया कि 6 और 0 नहीं बल्कि आइंदा अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो ये 0 और 60 का मुकाबला बनेगा। ये एक बड़ा हैबतनाक किस्म का बयान था जो कि दिया गया। सोनिया सऊद साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और उनकी जानिब भी ज़रा बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। सोनिया साहिबा, ये वक्त ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि इंसान क्या पूछे क्या ना पूछे, लेकिन मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि सऊद साहब जो थे, सऊद दानिश शहीद साहब, उनके हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या उनके शौक़ थे, क्या अज़ाइम थे, किस तरह से उनकी भर्ती हुई, वो किस तरह से उनका पूरा एक सफ़र गुजरा, और फिर उसके बाद जो उनके आखिरी अल्फाज थे या आखिरी कलिमात थे, उनसे क्या सबक मिला और आप इस वक्त कितना स्ट्रॉन्ग हैं? माहरूफ, पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द एंटायर टीम ऑफ वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क जिन्होंने हमें याद रखा, हमें बुलाया। एंड एज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, मैं ऑब्वियसली उनका चाइल्डहुड जो भी कुछ था वो सब इनके पेरेंट्स से ही जितना मुझे सुनने को, जितना कुछ भी उनके बारे में जानने को मिला, वो बचपन ही से ही वॉज़ वेरी एंथुसियास्टिक रिगार्डिंग फोर्सेस, नॉट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ आर्मी, मतलब सारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा एडमायर करना। बीइंग अ बॉय, उन्होंने हमेशा ख़ुद को, मतलब जैसे एक बच्चों का एक एम होता है ना, दैट व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, तो वो हमेशा से फ़ौज में ही ख़ुद को चाहते थे। और अल्लाह ताला ने, बस वो कहते हैं ना कि दीज काइंड ऑफ पीपल आर चोजन बाय अल्लाह। बिल्कुल। तो हर किसी की नसीब में शहादत नहीं होती, बिल्कुल, और हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह वो निस्बतें भी अता नहीं होती हैं। तो डेफ़िनेटली उनका बचपन बिल्कुल इसी तरह का था, जबकि कोई ऐसी ख़ानदान में कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल नहीं थी। ही वॉज़ द ओनली वन। उसके बाद उनका इस तरह से एक जर्नी रही।
जब उनकी ट्रेनिंग थी, बहुत सारे दोस्त ऐसे जो डराते भी होंगे डेफिनेटली, और फिर थोड़ा सा मोटिवेशन में थोड़ा कमज़ोर करना, बट उन्होंने एक चीज़ ठान रखी थी कि नो, आई हैव टू। और इन 2009 उन्होंने जब अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की और फिर अपने बिल्कुल आगाज़ किया उन्होंने बाकायदा, तो उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। मतलब वो एक नौजवान लड़का जो अपनी उम्र के 17-18 साल, क्या एक छोटी सी उम्र होती है वो बिल्कुल, और एक टीन एज वाला बिहेवियर एंड ऑल दैट, बट उनके अंदर इतनी ज़्यादा अपने मुल्क को लेके, मतलब जो हमारे ओकेजन्स होते थे ना, उस पे भी हम उनको ऑब्वियसली याद करते हैं अपने प्यारों को कि आ जाओ, आपकी एक कमी होती है, डेफिनेटली वो फील होती थी। तो ही सेड, आई डू रिमेंबर के नो, ड्यूटीज़ आर ड्यूटीज़, मुझे पहले वो देखना है। और आज अगर हम इतने सुकून से रह रहे हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताइएगा सोनिया साहिबा कि आपकी आखिरी गुफ्तगू उनसे क्या हुई थी? आखिरी गुफ्तगू जवाद साहब, बस ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बट ऑब्वियसली दिस डे इज़ रिलेटेड टू द करेज। तो हमें सारी चीज़ें, वो हमारी कमी, वो हमारा दुख, वो सब चीज़ें एक साइड, लेकिन जो हमारा इस दिन से जो हमारा ताल्लुक़ है ना, हमने उसको कभी नहीं भूलना। मेरे बेटे की बर्थडे थी ऑन 16th of May, और दैट वाज द मंथ ऑफ रमदानुल मुबारक, और वो हमारा आखिरी हमने इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, एंड आफ्टर दैट उनको ऑर्डर्स आ गए थे दैट यू हैव टू जॉइन बैक। तो वो फिर साहिवाल जाना था उनको, एंड आफ्टर हिज बर्थडे, मतलब विद इन 7 days हमारे पास खबर आ गई थी कि ही वॉज नो मोर। तो एंड दैट वाज द डे ऑफ 18 रमज़ानुल मुबारक, जुमे का दिन था डेफिनेटली। और मैं बिल्कुल मेरे हवास नहीं थे उस वक़्त चीज़ों को समझने के, लेकिन बस वो जो आखिरी ज़ोहर की नमाज़ से पहले जो मेरी जुमे वाले दिन उनसे बात हुई थी ना, तो मैं उनको, ज़ाहिर है ईद आने वाली थी, रमज़ान के डेज़ थे, तो मैं उनको बड़ा इंसिस्ट कर रही थी कि आप इतनी जल्दी आए, इतनी जल्दी, बस 15 रोज़ा मेरे पास आप करके गए हैं, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप ईद आ जाएँ, आप थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन हमारे साथ आप स्पेंड कर लें। तो उनके बस आखिरी अल्फाज ये थे कि नो, मेरी ईदें ना मेरी मट्टी पे, मेरे वतन पे कुर्बान है। तो दीज वर द लास्ट वर्ड्स, और बस उन्होंने इतना कहा और कहने लगे कि अरे, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। तो ही सेड के नो, फौजी की बीवी हो कैसे करती? क्या बात है, ये हमारे जवानों के अल्फाज होते हैं जो अगलों को बहुत ज़्यादा करेज देते हैं। हम यहाँ से दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इन दोनों से भी बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि उस वक्त ये कितने बड़े थे, क्या अब ये सोचते हैं अपने बाबा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। जंग सितंबर की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। आज से 60 बरस कबल हमने जिस तरीके से दुश्मन को हर महाज पर रोका था, चाहे वो बरकी का महाज हो, चविंडा का महाज हो, लाहौर हो, कराची में गहरे समंदर के पानियों में हमने रोका, और फ़ज़ा की तो मारूफ बात ही अलग है। फ़ज़ा में तो हमने 60 बरस कबल भी एक वार में 6 जहाज़ गिराए थे दुश्मन के, और इस दफ़ा भी हमने जिस तरीके से 10 मई 2025 को जवाब दिया, वो लम्हा कभी नहीं भूला जा सकता है। मेजर नवीदुर रहमान साहब, आप समझते हैं एक बार फिर से दुश्मन इस तरह की कोई गलती करेगा? क्योंकि इस वक्त जो कमान है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में है। 10 मई को भरपूर जवाब दिया, और आपके वो कोर्स मेट भी रहे, रूममेट भी रहे। देखिए जी, दुश्मन जो होता है वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखता, और वो बार बार इस तरह की हरकतें करता है। और हमारा फ़ौज का एक कानून होता है कि आपने अपनी भरपूर तैयारी करनी है और अपने आप को दफ़ाई हालत में रखना है, और दुश्मन की हरकत को उसकी नज़रों पर और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक उसको आपने ऑब्ज़र्व करना होता है। ये दुनिया का एक कानून है, उसको नहीं। जबकि इंडिया जो है उसको अभी जिस तरह की फटकार मिली, दुनिया में उसके पाबंदियाँ लग गई और उसकी जितनी अर्जा सराई हुई, ये नकमे लोग हैं, इन लोगों को आज तक समझ नहीं आई। आज देख लें कि इवन 71 की वार के हमारे जब कैदी उनके पास थे, तो फील्ड मार्शल मानिक शाह ने उन लोगों की वहाँ से साइटेशन भेजी कि ये आदमी बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है, इसको 17 अजर दिया जाए, इसको ये दिया जाए। उसने अपने लोगों को बारकों से बाहर निकाल के हमारे लोगों को बारकों में रखा कि उसने कहा ये बेहतरीन सोल्जर हैं, आप इनकी कदर करें। बात ये होती है
कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई चीज़ होती है। आप देख लें, अभी इंडिया के जर्नलों ने रिज़ाइन दे दिया था कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करना। अभी जनरल बख्शी को देखें, वो बार बार कहते हैं कि हम पाकिस्तान के मशहूर हैं कि जिसने हमें लड़ना सिखाया है। हम पाकिस्तान और चीन के साथ जब लड़ाई का मौका आए तो पाकिस्तान के सामने हम घुटने टेक देंगे, पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर सकते। इनको पता है पाकिस्तान जो है वो किस तरह के लोग हैं। यहाँ जिस तरह की शोधा लाशें दे रहे हैं, आज़ादी की शम्मा को फरोज़ा किए हुए हैं। आप देख लें जिस तरह की बाहर की कौम में नहीं है, वो तो इंजेक्शन लगाते हुए रोते हैं, यहाँ तो ये मौत को गले लगाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर साहब, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। साथ ही रहेगा, मुझे एक एक सवाल सबसे लेना है। एहतशाम साहब, अब हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना तैयार हैं, क्योंकि हम दिखा चुके हैं कि हम पिछले बरसों की निस्बत आज उससे कई ज़्यादा तैयार हैं और सब इसका एतराफ़ कर रहे हैं। इस बात का इकरार करें ना करें, हम देखिए जी, लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया। उनके जो आप देखते हैं एक्सपर्ट्स हैं, दिफाई तजियाकार हैं, उनकी हुकूमत के लोग देख लें, और उसके बाद आप कांग्रेस के लीडर देख लें, वो तो सब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है जंग बुरे तरीके से आ रहा है और रसवाई उनको हुई है। लेकिन आप दुनिया के आप बड़े बड़े जो डिफेंस के अदारे हैं, स्टॉकहोम का अदारा देख लें, इंग्लैंड का देख लें, ऑस्ट्रेलिया का देख लें, ये सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के मुकाबले में 5 गुना छोटा है मुल्क है, और उसके पास वो हथियार भी नहीं है जो इनके पास है। अभी आप देख लें, इस जंग के बाद मैं आपको खबर दूं, ये 4 दिन की जंग के बाद आपने ना हिंदुस्तान ने $11 बिलियन का फौरी असला जो है ना वो इजराइल से मंगवाया है, बाई पेइंग $11 बिलियन दिनों में इजराइल ने उनको दिया। लेकिन बात यह है कि लड़ाइयाँ मारो जज्बों से लड़ी जाती हैं, असले से नहीं लड़ी जाती, पैशन से लड़ी जाती हैं, कमिटमेंट के साथ लड़ी जाती हैं, अक्ल शऊर के साथ लड़ी जाती हैं, जो कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान की अफवाज इस लिहाज से वो शऊर ही नहीं रखती जो दुनिया बता रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ठीक है जज्बा था, अपना असला भी था। उसके बाद आपने देख लें जिस तरह चाइनीज़ वेपन पूरी दुनिया में आप देख लें उनकी मार्केटिंग हो गई है। आज अमेरिका भी समझ रहा है, जो लोग समझ रहे थे कि जो है ना उनकी क्वालिटी, उनका डिफेंस बड़ा जो है इन्फीरियर है, लेकिन सब ने मान लिया। आज इस जो परेड में तिएननमेन स्क्वायर की जो चाइना में परेड हुई है, तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी मिलिट्री को माइट को दिखाया है, तो आज सारी दुनिया उनको कह रही है कि जी चाइना जो है ना वो बहुत आगे चला गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से तो हमने देखा कि असला भले आज भी हम उनके मुकाबले में हमारे पास असला कम है, वसाइल कम है, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से जंग लड़ी गई, हमारी एयरफोर्स ने खासतौर पे सारी दुनिया इस बात को मान गई। तो मेरा ख्याल है अब अमेरिका ने भी जो कहा जा रहा है, हमारी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान को दूर किया है कि भाई हम तो हिंदुस्तान को तैयार कर रहे थे चाइना के खिलाफ, ये तो पाकिस्तान ने इसको मार लगा दी। और ये देखें, ये 3 मुल्क बाकायदा मैं आपको बताऊं, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका, ये तीनों मुल्क जो है ना एक एक पल की इंटेलिजेंस जो है ना वो दे रहे थे हिंदुस्तान को, इजराइल भी दे रहा था। इसके बावजूद आई डोंट, मुझे रिलेटेड टू देयर फ्यूचर मुझे कुछ कहने की या कुछ समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ रोल मॉडल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ खून में शामिल होना, बिल्कुल, तो फिर आप उसको निकाल नहीं सकते। तो मैंने कभी इनके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्फोर्समेंट नहीं है रिगार्डिंग दिस, बट माशाल्लाह दे बोथ हैव देयर ओन चॉइस। और आप खुद पूछ सकते हैं, जाना चाहेंगे आप बाबा जैसा यू वांट टू बी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, सही है। और आप क्या कहना चाह रही हो? आपने भी जाना है फोर्स में? आपने क्या बनना है? आर्मी डॉक्टर बनना चाह रही हैं भाई, ये आर्मी डॉक्टर बनना चाह रही हैं। वर्क ऑन आर्मी वाले बंदे से कोई पेशेंट्स और किसी का इलाज कहा कि किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इनके ब्लड में शामिल है। मेजर नवीद रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जंग सितंबर के हवाले से? यकीनन नवीद साहब, मेजर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, गालिबन कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे। जी मैं ये कह रहा था जी कि हमारे जो लोग हैं अपने पैशन से पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज को ज्वाइन करते हैं। हमारी मसल्ह फ़ौज और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कुर्बानियाँ हैं वो पूरी दुनिया में रोज़ रोशन की तरह यहाँ हैं। और आप देखें हमारे फ़ौज में एक कोटेशन है बड़ी मशहूर है कि कहते हैं सोल्जर इज़ ऑलवेज सोल्जर, वंस इज सोल्जर, ऑल द टाइम सोल्जर। और सोल्जर बिल्कुल ठीक है। बड़े खूबसूरत अल्फाज आपने कहा मेजर नवीद रहमान साहब, अच्छा मुल्क साहब और सोनिया सऊद साहिबा, इर्तिज़ा इज़ना हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद है। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इन खूबसूरत अशार के साथ क्लोजिंग पे जाएंगे। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।